सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं युसरा नजम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में किसका होगा राज, फैसला हो जाएगा आज। कानून साज असम्बली के 24 में से 23 हलकों में पोलिंग जारी है, जबकि बिल्कुल इस वक्त मैं हल्का नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन हाई स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है हमें शदीद सर्दी की वजह से अब इतना टाइम गुजर चुका है, मगर वोटर की जो पोलिंग का सिलसिला है या टर्न आउट है वो हमें अभी जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है और वोटर जो है वो उस तादाद में नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तो इतवार का दिन है, एक शदीद सर्दी भी है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे तमाम जो ज़रूरी सामान वगैरह जो चीज़ें सैनिटाइज़र वगैरह वो सारी चीज़ें पहुँचाई दी गई हैं, मगर एक चीज़ की कमी है कि वोटर जो है उतनी तादाद में अब तक जो है वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मौसम के पिछले जो इलेक्शन टर्न आउट कैसा रहा और अब जो है क्या सूरत है इस हवाले से जानते हैं। इस दफ़ा हमें जो है वोटर्स की वो तादाद जो दिखाई नहीं दे रही, क्या वजह है, क्यों टर्न आउट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित में अमून ये होता है जो ज़ोर की नमाज के बाद लोग निकलते हैं, खाना खा के नमाज पढ़ के यहाँ इंशाअल्लाह ताला टर्न आउट। आगे जो स्टेशनों में बहुत रश है, इसमें यहाँ पे 300 से वो कुछ वोटर, इसमें वोटर की इस दफ़े कोरोना की वजह से पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन ज़्यादा की हैं, इसकी वजह से लोगों का टर्न अभी इंशाअल्लाह ताला नमाज के ज़ोर के बाद लोग अपने कायदीन को वोट डालते जाएंगे। अभी अच्छा, सहूलियात कैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो वोटर्स के लिए, किस तरह की सहूलियात दी गई हैं यहाँ पे? दूसरा, एक कोरोना एसओपी पर आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ पे सैनिटाइज़र भी हैं, मास्क भी वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर ने प्रोवाइड किए हैं। बाकी रही बात यहाँ सर्दी, तो हम तो वैसे भी आदी हैं गिलगित वाले सर्दी के, ये तो इतनी बड़ी सर्दी भी नहीं है हमारे लिए, जो कौन से आए उन लोगों की कोई परेशानी होगी। बाकी इंशाअल्लाह तो आगे स्टेशनों में बहुत ज़बरदस्त है, आप वहाँ पे जाएँ प्लीज़। यहाँ पे 350 का कोई फिगर, यहाँ पे इतना रश भी है, नमाज के बाद और रश बढ़ जाएगा यहाँ से। यानी ये कहा जा सकता है कि नमाज के बाद जो है फिर रश बढ़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे ज़ोर की नमाज के बाद जो है, क्योंकि सर्दी है, लोग जो है सुबह के टाइम घरों से नहीं निकलते हैं और ज़ोर के बाद जो है लोग घरों से बाहर तक लाएंगे और टर्न आउट जो है उसमें इजाफा हो सकता है। यहाँ पे अब कुछ ख़वातीन भी जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, कुछ हमें दिखाई दे रही हैं कि ख़वातीन जो हैं, सुबह एक टाइम था कि उस टाइम जो है अचानक सा रश बढ़ गया था, फिर कुछ देर के लिए जो है पोलिंग स्टेशन जो है वो दोबारा से सुनसान हो गए। सही, नदीम खान आपने टर्न आउट की बात करी, खवातीन की ही बात करेंगे। अगर खवातीन को देखा जाए कि इलेक्शन में किस तरह पार्टिसिपेट किया था, गुज़िश्ता साल खवातीन का टर्न आउट कैसा था और इस साल आप कैसा देख रहे हैं अब तक? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता बरस जो है इस हल्के की अगर बात की जाए, जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ, हल्का नंबर 1 में, इसमें जो है टर्न आउट जो है वो 64% से जो है वो अबाव था और यहाँ पे टर्न आउट ख़वातीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा था। मगर इस दफ़ा जो है टर्न आउट लोगों में शदीद सर्दी होने के बावजूद लोग पुरजोश हैं, क्योंकि इनके जो जितने मरकज़ी कायदीन हैं वो गिलगित बल्तिस्तान आए, इनके जलसे जुलूस हुए, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो कार्नर मीटिंग है वो की। अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं तो 21 अक्टूबर से ताहाल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, इलेक्शन के सूरत हाल से लम्हा बलम्हा अपने आप को आगाह रखे हुए हैं और इस तरह मरियम नवाज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के 5 रोज़ा दौरे पे आई। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और सैफुल्लाह नियाजी जो हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का तफसीली दौरा किया और तमाम जो हल्के हैं उनको डीपली विज़िट किया, वोटर से मिले, उनके मसाइल जाने, वादे वईद किए। अब ये देखना है कि आज जो है किस के बातों में ज़्यादा वो जो है उन पे असर हुआ है वोटर पे और वो किसको जो है वो अपना जो है कामयाबी का ताज उनके सर सजाते हैं। नदीम, पहली बार होगा कि 1.25 लाख से ज़ायद वोटर्स भी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, नौजवानों का जोशो खरोश कैसा है? जी बिल्कुल, हमें जो कैंपेन ऑफिस में या हमें जो मुख्तलिफ जो इलेक्शन के जो मामला थे उसमें हमें बड़ी हद तक जो है लोग और ख़ुसूसन नौजवान जो तबका था वो नहायत हमें पुरजोश दिखाई दे रहा था
अभी हम ये थोड़ा सा कबल वक्त होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुबह का टाइम है, लोग हैं अब नहीं आए हैं, अब जोर की नमाज के बाद सही पता चलेगा कि क्योंकि अब तक जो इनके जलसे जुलूस थे, कार्नर मीटिंग थे, उसमें नौजवानों का जज्बा जो है वो दीनी था। हर पार्टी के नौजवान जो थे वो अपने उम्मीदवार के जीत के लिए पुरअज़म थे, भाग दौड़ में और मुख्तलिफ जो हैं जलसे जुलूस में, तकारीर में, और ये चीज़ें हमें बड़ी हद तक दिखाई दे रही थी। मगर अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि शदीद सर्दी है गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों समेत बालाई इलाकों में, और बालाई इलाकों में यह भी बताया जा रहा है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से जहाँ पे दर्जे हरारत जो है वो नुक्ते जिमात से गिर चुका है। शदीद सर्दी है, लोग जो हैं बाज़ इलाकों में जो है उनको बर्फबारी की वजह से घरों से बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो रही है। अब गिलगित बल्तिस्तान में सही अंदाज़ा जो है वो 12 बजे के बाद लगाया जा सकेगा कि वोटर जो है वो कितने % जो है वो अपना वोट कास्ट करने आते हैं, उनका जज्बा किस तरह का है, ये हद जो हमें है 12 बजे के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, 12 बजे के बाद ही पता चलेगा टर्नआउट। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अहसन अफजाल साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह की कैंपेन चलाई थी गिलगित बल्तिस्तान में, आप समझते हैं कि उसके नताइज सामने आएंगे और कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ खाली कैंपेन ही नहीं, मुस्लिम लीग नून की जो पिछली 5 साल की कारकर्दगी थी, आखिरी 2 साल तो PTI हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जो जमहूरी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारी डेवलपमेंट के वहाँ प्रोजेक्ट्स रहे, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हों, एजुकेशन के ऊपर हों और ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हों, और फिर उसके बाद अगर आप कैंपेन पे भी आ जाएं तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह प्री पोल रिगिंग की गई और बेइंतहा तरीके से की गई, पूरा इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई कि यहाँ जो है कोalition, पहले तो इलेक्शन टाइमली नहीं हुए, अगस्त में इलेक्शन होने थे, उसको डिले किया गया ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको फ्लोर क्रॉसिंग कराई जाए, उन पर प्रेशराइजेशन की गई। फिर जो कोalition गवर्नमेंट, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, ये भी बगैर किसी जो है वो CM जो गवर्नमेंट होती है और जो अपोजिशन होती है उसकी मशावरत के साथ नहीं बनाई गई, और जो 14 वजीर बनाए गए केयर टेकर हुकूमत में, उनको एक एक हल्का सौंप दिया गया और वो अपनी कैंपेन करते गए। और इसी तरह मैं समझता हूँ ये सारे मामला किए गए, लेकिन इस चीज़ के बावजूद हमारी इलेक्शन कैंपेन में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने रिस्पॉन्ड किया। मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इन सारी जो है वो जो क्या कहते हैं इलेक्शन चोरी करने की कोशिशों के बावजूद हमने इसमें हिस्सा लिया, और मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको एक बेहतर रिजल्ट लेके आएगी और इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन में होगी। अच्छा, राना अहसन अफजाल अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब ने। फैसल अजीज़ साहब, 330 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, भरपूर इलेक्शन मुहिम जारी रही गिलगित बल्तिस्तान की, आप क्या समझते हैं वोटर्स के दिल में कौन है? देखिए, पहले कैंपेन जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चलाई, मेरा ख्याल है इस तरह की कैंपेन उन्होंने यहाँ पे जनरल इलेक्शन में इस तरह की कैंपेन नहीं चलाई जितनी गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चलाई। इतना लंबा वक्त रहे, मरीम साहिबा भी तशरीफ़ ले गई, PTI के रहनुमा भी ले गए, तो गिलगित के लोग इसी बात पर खुश हैं कि कौमी लीडरशिप तो कम अज़ कम हमारे पास आई, तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, गिलगित के जो लोग हैं, बल्तिस्तान के जो लोग हैं, इनका लिटरेसी रेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये ज़्यादा बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे आम चलते हुए लोग आपको मास्टर्स मिलते हैं, MBA मिलते हैं, MA मिलते हैं, MSc मिलते हैं, और लिटरेसी रेट 100% कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान में, बाज़ इलाकों में स्कर्दू के अंदर 100% लिटरेसी रेट है। ये बड़े बाशऊर लोग हैं। इन लोगों को ये कहना कि सुबह निकलना है, कि दोपहर को निकलना है, कि शाम को निकलना है, ये इंतज़ार कर रहे हैं, और इनके सामने इनके मुस्तकबिल का सूरज जगमगा रहा है CPAC की सूरत में। ये बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं, लीडरान से ऐसे ऐसे सवालात हुए हैं जिनके जवाबात उनके पास नहीं थे। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मीडिया पर दिखाई गई है, बहुत सारी नहीं दिखाई गई हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, PTI की लीडरशिप से सवालात हुए हैं, और वो सवालात हुए हैं जो उनके बुनियादी हकूक़ के हैं। तो गिलगित जो है वो एक नए राउंड के अंदर दाखिल हो रहा है, CPAC की वजह से उन्हें पता है। अब रिवायत ये रही है कि जिसकी भी वफाक में हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फंड और इख्तियारात
वफाक के पास होते हैं, वो नहीं बिल्कुल आजमाते अपोजिशन की पार्टियों को। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की पार्टियां वादों के अलावा कुछ दे नहीं सकती। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी अपोजिशन के अंदर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन के अंदर है, और सी पैक को जिस तरह से आगे लेके जाना है वो जाहिर है इस वक्त पीटीआई के पास है। तो जो एक आम राय है वो ग्राउंड पीटीआई की तरफ है, लेकिन बाशऊर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, फैसला अच्छा करेंगे। और मैं समझता हूं कि टर्न आउट भी जो होगा वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। फैसल साहब, ये तो बड़ी जमातों की बात हो गई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई। कुछ ऐसी मकामी जमातें भी हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं गिलगित बल्तिस्तान में, मिसाल के तौर पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो गई, इस्लामी तहरीक हो गई, वो भी कुछ ना कुछ सीटें निकालने में गुज़िश्ता इलेक्शंस में कामयाब हुई थी। उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, 24 सीटों में से 23 पे इंतखाबात हो रहे हैं। पीटीआई के जो गिलगित बल्तिस्तान के सरबरा हैं शाह साहब, उनका इंतकाल हो गया, उनका वहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात अब बाद में होंगे। ये वाला इंतखाबात हैं, तीसरा इस तरह का इंतखाब है ये। और अब मैं समझता हूँ कि जो लोकल पार्टीज़ है उनका असर रसूख तो ग्राउंड पर है, लेकिन चूंकि सी पैक ने गेम चेंज किया हुआ है, चाइना बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, वफाक बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आइडेंटिफाई हो गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आइडेंटिफाई हो गए थे, जो अब मेच्योरिटी के ऊपर हैं। यानी कि दोनों तीनों पार्टीज ने मिलकर काम किया, लेकिन डिलीवरी इस हुकूमत के अंदर है। तो छोटी जमातों का मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा ऐसा असर होगा कि 23 में से कोई 6, 8, 10 सीटें ले लें। हो सकता है इक्का दुक्का कोई सीटें ले ले, लेकिन अक्सरियत जो है वो बड़ी जमातों की होंगी। अब यहाँ पे देखना है, अगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे के कैंडिडेट को सपोर्ट करती है, तो पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए कहीं पर हो सकता है कि सख्त मुकाबला हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। सही। फैसल साहब, अब रुख करेंगे हम राना हसन अफजाल साहब का। हसन अफजाल साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने तो धांधली के खदशात को मुस्तरद कर दिया है, आपका क्या इस पर स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे? आप मुतमईन हैं इंतजामात से? राना एहसान अफजल मेरा नाम है, जो करेक्ट नेम है। अच्छा जी, जो इलेक्शन के अंदर धांधली होती है वो खाली आखिरी दिन नहीं होती। धांधली जो है वो ये एक कंपोनेंट होता है इलेक्शन डे रिगिंग के ऊपर। मैं समझता हूँ कि आज बड़ा इस तरह की कोई चीज़ करना, क्योंकि मीडिया की आंखें और पूरा जितना हमने पीडीएम के अंदर इस इशू को उठाया है, शायद उस तरीके से ना हो। लेकिन यहाँ जो है प्री पोल रिगिंग जिसको कहा जाता है और इलेक्शन इंजीनियरिंग कहा जाता है, वो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया, अब मैं उसको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह की गई। सबसे पहले तो इलेक्शन का स्केड्यूल चेंज कर दिया गया। अगस्त में इलेक्शन होने थे, अगस्त में इलेक्शन नहीं हुए। वो सिर्फ इसलिए डिले किए गए कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो है फ्लोर क्रॉसिंग कराई जाए, और उन पे प्रेशराइज किया गया, उनको एक एक बंदे को टारगेट किया गया। और हमारे से 6 से 8 कैंडिडेट्स, यहाँ तक कि हमारा जो स्पीकर था वो भी पीटीआई की तरफ चला गया। फिर इसके अलावा जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है वो बाय लॉ मुशावरत और बाय ट्रेडिशन जो है वो अपना जो गवर्नमेंट होती है और जो ऑपोजिशन होती है उसकी मुशावरत से बनती है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं किया गया, और इसकी वजह होती है, इसकी वजह ये होती है कि दोनों की मुशावरत से न्यूट्रल जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आए, जो इलेक्शंस के दौरान एक न्यूट्रल रोल जो है वो अदा करे। लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि न्यूट्रल हुकूमत नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो ना सीएम की, पिछले सीएम की, ना ऑपोजिशन की मुशावरत से लगाए गए। वो 14 जो वजीर लगाए गए और उनको जो है वो एक एक हल्का दे दिया गया। वहां वो अपना, इसके बाद यानी कि मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन इंजीनियरिंग का हिस्सा था। फिर तीसरी चीज, जो बैलेट के थ्रू जो वोटिंग होती है, उसके अंदर जो टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो कोई 700 के करीब है मेरे ख्याल से, लेकिन कोई 1000 एक्स्ट्रा बैलेट है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होता है, ये 500,000 के फर्क से ही कोई कैंडिडेट जीतता है। तो यहाँ वो जो बैलेट पेपर जिसके लिए हम इलेक्शन कमीशन में भी गए कि ये जो जाली बैलेट पेपर्स हैं 1000, ये किन लोगों के हैं, कुछ लोग वफात पा गए हैं, फिर भी ये, तो उसके ऊपर भी अभी तक कोई, तो ये सारी वो चीजें अगर आप देखते हैं तो इलेक्शन की इंजीनियरिंग फिर हर तरीके से जो है वो एक एरिया को सिलेक्ट करके और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए गए कि अगर हमारी नून से जो है वो पीटीआई में नहीं आए तो उनको कहा गया तुम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ ताकि हमारा वोट बैंक टूटे। तो ये जो इलेक्शन इंजीनियरिंग है ये अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने हुई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने एक जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन गिलगित बल्तिस्तान में हम लेके आए, ये वो इलाका था जो सेक्टेरियनिज्म की जद में था।
और मुझे याद है जब मैं 2006 में यहाँ गया तो इधर जो है कर्फ्यू लगा हुआ था और शटर डाउन था और कोई बंदा गिलगित के अंदर जो है आम जो है वो नकलो हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने सेक्टेरियनिज्म को खत्म किया और लोकल कम्युनिटीज के अंदर पीस ब्रोकर किया, जिसके बाद यहाँ टूरिज्म का बूम आया। और 2016 में जब मैंने यहाँ चक्कर लगाया तो वहां तब सीएम साहब जो हफीज साहब थे उनसे मुलाकात हुई तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि इस साल हमें 8 लाख लोकल टूरिस्ट आया है पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और अगले साल हम 16 लाख टूरिस्ट का हम जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये वो इकोनॉमिक पीस ब्रोकर करने के बाद एक टूरिस्ट बूम हम लेके आए। राना साहब, ये तो आपने गुज़िश्ता दौर के हवाले से बात कर ली, आपका मंशूर है क्या, आप करने क्या जा रहे हैं आगे अगर आपको दोबारा चांस मिलता है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का? देखें, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इट इज द ओपनिंग डोर फॉर सीपैक यहाँ से शुरू होता है और गिलगित बल्तिस्तान आपकी नेक्स्ट डेवलपमेंट हब है। हमारा मंशूर में यहाँ हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कनेक्टिविटी टू पाकिस्तान को और बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं। ये हमारी ही गवर्नमेंट थी जिसने 20 घंटे का सफर जो इस्लामाबाद से था उसको 12 घंटे में कर दिया, जिसने जो है वो कनेक्टिविटी को बेहतर किया, यहाँ डैम्स और बिजली के मंसूबे शुरू किए। लेकिन उनमें से कई मंसूबे कामयाब नहीं हो सके, तकमील तक नहीं पहुंच सके राना साहब। नहीं, हमने जो है फर्स्ट एवर कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना दिया। हमारा रोड नेटवर्क, आप गिलगित नत्तर एक्सप्रेसवे की बात करें, गिलगित स्कर्दू रोड की बात करें, 30 बेडेड अस्पताल। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका राना साहब। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं जो बात कर रहे हैं राना साहब कि हमने कई मंसूबे शुरू किए और हमने वहाँ पर जो है सेक्टेरियनिज्म के जो है वो उसका खात्मा किया, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अच्छा काम किया वहाँ पर? देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और ये गुज़िश्ता 2 साल के अंदर पीटीआई की हुकूमत, असल में नेशनल पॉलिसी पाकिस्तान की सीपैक के लिए है और उस पर जो भी हुकूमत आएगी उसको सीपैक को आगे बढ़ाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में और टिल एंड गवादर तक काम करना है, प्रोजेक्ट्स लाने। और फोकस हम ये देख रहे हैं जनरल मुशर्रफ के दौर से, उसके बाद मियाँ साहब ने हमने जरदारी साहब को देखा, तो एक नेशनल पॉलिसी है सीपैक। अब इस सारे दौर के अंदर जहाँ जहाँ अच्छे लीडरान, अच्छे रहनुमा, अच्छे वुज़रा, अच्छा फोकस नजर आया, वहाँ पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, वहाँ मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया, वहाँ भी पीटीआई डिलीवर कर रही है। असल में ये एक नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा रही है। पाकिस्तान की क्लियरिटी के साथ सिविल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी इसके ऊपर बहुत क्लियर है कि हमने सीपैक के जरिए आगे बढ़ना है। तो क्रेडिट जाता है मुस्लिम लीग नून को, क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्रेडिट देना चाहिए पीटीआई को भी, और इसमें क्रेडिट देने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। ये ओपनिंग डोर है सीपैक का, सारी दुनिया की नज़रें यहाँ पर है। हुकूमत कहती है कि हम चाइना के साथ हैं और हम चाइना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट जो इस खित्ते में हो रही है और इंतखाबात के बाद और बूस्ट होगी, तो इस सारे सूरत हाल को, बैकग्राउंड को अगर लें तो फिर एक दफ़ा मंजरनामा ये बनता है कि अपोजिशन की जमातों का जीतना बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि स्पीड देनी पड़ेगी उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, स्पीड देनी पड़ेगी उन सारे मुआहदात जो हैं उनको, और उसके लिए ज़रूरी यही है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हुकूमत हो वो वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन में हो और वो इस तरह कोऑर्डिनेशन में चले। हम एक हुकूमत देख रहे हैं, सिंध हुकूमत वफाक के साथ पीपल्स पार्टी की है। आप रिलेशनशिप देखें वफाक और सिंध गवर्नमेंट का, छोटे छोटे मामलात के अंदर चीखो पुकार है, छोटे छोटे मामलात के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वज़ीर आज़म को मुराद अली शाह साहब रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती है अपोजिशन और हुकूमत की। तो ये लर्निंग भी है और ये ग्राउंड रियलिटी भी है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिनेरियो यही होने जाएगा। ये इसी वजह से आप समझते हैं कि पीटीआई ने इतनी तगड़ी यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई जितनी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चलाई? देखिए, एक तो अंदाजा नहीं था कि किस तरह से एक अपोजिशन के जलसे चल रहे हैं और जलसों से अचानक से बिलावल जो है वो कोयटा नहीं जाएंगे और गिलगित चले जाएंगे और वहां जाके इतना लंबा बैठ जाएंगे। तो वो तो सरप्राइज मुस्लिम लीग नून को भी था, पीटीआई के को भी था और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं को था जो बिलावल ने काम किया। मैं समझता हूँ बिलावल की जो मेहनत है वो इस इलेक्शन के लिए नहीं है, वो आइंदा उनकी सियासत के लिए है। और उन्होंने जितना वक्त गुजारा है उन्होंने रिलेशनशिप्स बनाए हैं गाँव के अंदर, देहातों के अंदर, लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ, टीचर्स के साथ उन्होंने रिलेशनशिप्स बनाए और आने वाले वक्त में बिलावल को बहुत ज़्यादा काम आएंगे रिलेशनशिप, क्योंकि अभी उन्होंने जो बयान दिए और मुस्लिम लीग नून भी जो बयान दे रही है, अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इंजीनियरिंग की बात
ये दोस्त भी हमारे कर रहे हैं, मरियम साहिबा ने भी ये बात की, बिलावल ने भी ये बात की। तो जो एतमाद है वो इलेक्शन के ऊपर तो दोनों बड़ी पार्टीज को नहीं रहा। और जिस तरह से काम करती रही है पीटीआई की गवर्नमेंट, और चूंकि ये बहुत क्लियर किस्म का एनवायरनमेंट होता है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारी हिस्ट्री में रहा है कि जो वफाक में हुकूमत होती है वो फंड देती है, वो अफसर लगाती है, ब्यूरोक्रेसी वो चलाती है, सारा सिस्टम वो चलाती है, और उनके पास उस तरह के पावर्स नहीं है दोनों सेटअप के अंदर, खासतौर पे गिलगित। तो उनके पास सेटअप आने तक वो खुद मुख्तारी वाला एनवायरनमेंट नहीं है। इसलिए ये कहना बहुत ही कम होगा, मुश्किल होगा कि कोई बड़ी सरप्राइज हम देख सकते हैं पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की सूरत में। हाँ, एक पॉइंट जो मैंने पहले भी कहा कि अगर वाकई दोनों की सेटिंग हुई है किसी सीट पर और पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून को किसी हलके में, और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो कुछ अच्छी सीटें निकल सकती हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। राणा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं किसी हद तक एग्री करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरह इन्होंने कहा, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं कि आखिरी 2 साल हमारी हुकूमत को बहुत तंग किया गया। हमने जो फेडरल पीएचडीपी की जो पावर्स थी वो हमने सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर से डिवॉल्व करके हमने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को दे दी गई थी, लेकिन उनको रिवर्स कर दिया गया पीटीआई की हुकूमत ने। इसी तरह हमने उनको नेशनल फाइनेंस कमीशन में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ था। इसी तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मेंबर बनाया हुआ था, वो भी कैंसिल कर दिए गए। तो बड़ा हमें टफ टाइम दिया पीटीआई ने, चलने नहीं दिया हमारी गवर्नमेंट को। हमारी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जो पहले के शुरू हुए थे उनको रोक दिया गया ये आखिरी साल में इलेक्शन के जिम्मे में लाके, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि नए प्रोजेक्ट्स नहीं किए जाएंगे, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलने देना चाहिए। तो इसी तरह मैं लेकिन फिर भी कहूंगा, देखें हमारा सफर जो गिलगित बल्तिस्तान में था 7 अरब के डेवलपमेंट फंड से शुरू हुआ था, और जब हमारी हुकूमत इख्तिताम पे पहुंची तो 20 अरब का डेवलपमेंट फंड यानी कि 300% इजाफे के साथ हम वहां गए। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो हिस्ट्री है वो यही बताती है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही जो है वो ये गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, उनकी हुकूमतें उनके मुताबिक फॉर्म होती हैं। लेकिन ये तो एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है, और ये मेरे दोस्त भी इसी को पॉइंट आउट कर रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट ऑपोजिशन को नहीं चलने देती। तो ये सारी जो बातें हैं ये इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि इलेक्शन इंजीनियरिंग दुबा की हुई है, एक्सट्रीम लेवल पे हुई है, और पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको भी एक मनूवरिंग के तहत उसको फेल करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि हमने अपने जो डेवलपमेंट हमने की और जो पिछले 65 राणा साहब आपकी बात पर फैसल साहब मुस्कुरा रहे हैं। फैसल साहब यकीनन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फैसल साहब। असल में पीटीआई तो अभी आई है पावर में, ये दोनों हमारी प्यारी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक हसीन जमात मुस्लिम लीग नून, ये एक दूसरे के खिलाफ क्या अल्फाज, क्या इल्ज़ामात, क्या चीज़ें इजहार राय करते रहे। अगर हम पिछले 2 इलेक्शंस जो हुए हैं उसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन की एक दूसरे पर इल्ज़ामात वाली बात करें तो बिल्कुल सेम आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग की बात मिलेगी आपको, ऐसा सिनेरियोज मिलेगा आपको, बिल्कुल सेम लगेगा। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है और ये हमारे सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है। ये पीटीआई या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम वाला मामला नहीं है। जब भी इंतखाबात होंगे यही मामला होगा। आज सिनेरियो बदल गया है, आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून करीब हैं, एक दूसरे के साथ हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है दोनों पार्टीज के लिए। अगर ये एक दूसरे के वोट काटते हैं, अपने कैंडिडेट को देते हैं तो इनको बुरी शिकस्त होगी, लेकिन अगर ये वाकई हलकों के अंदर एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये टफ टाइम दे सकते हैं पीटीआई को। हाँ, लेकिन ये रिवायत सी बात है, जिसकी वफाक में हुकूमत होती है ऊपर उसके साथ वैसी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी क्योंकि उनके नीचे वफाक में गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, उनकी वफाक में गवर्नमेंट थी। अब पीटीआई की गवर्नमेंट है इसलिए उनकी हुकूमत बनने जाएगी। मुझे इसमें मतलब दूसरा राय माइंड मेरा कहीं पर नहीं है कि इसमें कोई पीटीआई जो है वो शिकस्त खा जाएगी या इसमें मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी सीटें ले लेगी या पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल। मुझे मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। राणा साहब, हमारे पास जो नताइज सर्वेज वगैरह के जो हुए गिलगित बल्तिस्तान सामने आए उसमें पीपल्स पार्टी को दूसरा नंबर मिला था, जबकि तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार और चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का जिक्र हो रहा था। जैसा कि शेख रशीद साहब ने भी पेशगोई की थी कि आप जो है वो चौथे नंबर पर आएंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने तो आपको पूरी एक कहानी सुनाई इलेक्शन इंजीनियरिंग की। मुझे ये नहीं समझ आती, जो मेरा जो जहन नहीं मानता वो ये है
कि पीटीआई हुकूमत ने 2.25 साल इनको हो गए हैं हुकूमत में आए हुए, इन्होंने तो किसी शोबे के अंदर डिलीवरी नहीं दी। आप इकोनॉमी की बात कर लें तो मीशत बैठ गई, टैंक कर गई। आप कोविड कोरोना की बात कर लें तो वो वहाँ जो है वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम टेस्टिंग, वो भी 1-2 दिन 26,000 टेस्ट हुए और उसके बाद हम 2-3 हज़ार टेस्टिंग के ऊपर आ गए। मौसम की वजह से बेहतरी आई, लेकिन अब दोबारा कोरोना सर उठा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत मैसिवली मिसमैनेज हुआ गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर। इसी तरह आप गवर्नेंस की बात कर लें तो FBR जैसा अदारा, उसको 1 साल के लिए जो है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए चेयरमैन नहीं है लगा सके। पंजाब का ज़राअत के जो है वो डिपार्टमेंट, उसमें 11 दफ़ा सेक्रेटरी चेंज किए गए। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी की शफलिंग, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, एक मिस गवर्नेंस की कहानी। फिर आप फूड इन्फ्लेशन की बात कर लें तो मिस मैनेजमेंट ऑफ व्हीट, शुगर, जो कि कभी पाकिस्तान में इस तरह से शॉर्ट नहीं हुए और उनकी इन्फ्लेशन इस लेवल पे नहीं गई। टैक्सेस की आप बात कर लें पेट्रोल के ऊपर तो हाईएस्ट टैक्सेस, ये कहते थे कि टैक्स नहीं हम लगाएंगे। आज इस वक्त पेट्रोल की प्राइस पे 78% टैक्स और लेवी लगा हुआ है। हमारी टाइम पे 20 से 30% होता था तो उस पर ये चीखें मारते थे। तो मैं कहता हूँ फिर इनके जो वादे थे, इन्होंने जो डिलीवरी के जो इलेक्शन का जो ख्वाब दिखाया पाकिस्तान की अवाम को कि हम 1 करोड़ नौकरी 50, हर लिहाज से ये फेल हो गई हुकूमत। तो इनको मुझे नहीं लगता कि ये वोटर को कायल कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है कि फेडरल गवर्नमेंट जहां होती है और वहीं जो है वो झुकाव होता है। लेकिन इस चीजों के बावजूद पीटीआई की गवर्नमेंट हर लिहाज से एक अवाम को इनसे निजात हासिल करने की अब कैंपेन शुरू हो गई है। 11 जमातें इनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। तो ये एक जो है इन सर्वेस को भी ये जो है मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ये भी शिकार रहे हैं। फैसल साहब, आप समझते हैं कि कॉलिशन हुकूमत बन सकती है अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग कुछ सीटें लेने में कामयाब हो जाती है, साथ में JUFA या दीगर आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं, तो कॉलिशन हुकूमत भी बन सकती है क्या गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए, मैं वहाँ कई दफ़ा गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। ये बहुत डिफरेंट इलाका है, ये बहुत बेचैन लोग हैं, इनको बहुत मुश्किल से इतनी आज़ादी मिली है, इनको उस तरह के इख्तियारात नहीं मिले हैं। लिटरेसी रेट वहाँ का बहुत हाई है, उनके बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, सफरी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेट के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, इख्तियारात के मसाइल हैं, बहुत डिफरेंट है। और ये हर मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ये लिटरेसी वाइज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिच हैं। तो आप अगर ये कहें कि कोई ऐसा कुछ फैसला इनसे करवा लेंगे, इन लोगों से ये डबल माइंड होंगे वोट डालते हुए, मैं नहीं समझता ये डबल माइंड होंगे, बिल्कुल भी नहीं समझता मैं डबल माइंड होंगे। इन्होंने बहुत करेक्ट फैसला किया, मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में लेकर आए। पिछली बार उन्हें मालूम था वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, उन्हें मालूम था, और आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए ये कुछ ना कुछ हासिल करते रहे। इस बार का सिनेरियो सबसे ज्यादा हासिल करने वाला है, वो इसलिए कि CPEC से मुतालिक कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं पाकिस्तान के बहुत मुख्तलिफ हलकों से मुतालिक, एक मनसूबाबंदी, एक प्लान का इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान ने बहुत क्लियर करके जो है अपना स्टांस लिया हुआ है CPEC से मुतालिक। वज़ीर आज़म ने बहुत खुल के कहा हुआ है कि हम चाइना के साथ हैं। चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब डिलीवर करने वाली पोजीशन में आ गया है, जो बुनियाद मुस्लिम लीग नून ने रखी थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी, उसके आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो ऐसे मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग दोबारा पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग नून को वोट देकर उस साइड पर जाके खामोशी से नहीं बैठेंगे, वो चाहेंगे उनकी जिंदगी में तब्दीली आए। फैसल पाकिस्तान में हम कह सकते हैं इट्स टू अर्ली टू से कि PTI की हुकूमत ही बनेगी? इसमें मेरे नजदीक दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये आंखें बंद करके वोट डालने वाले लोग नहीं है, इनका सिलसिला, ये बड़े पढ़े लिखे समझदार के सबके लोग हैं। आप वोटर से बात करेंगे, वो सवाल करने वाला है, जवाब देने वाला है, खवातीन बात करने वाली है, जवाब देने वाली है। ये पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, जहां पे लोग बहुत बाशऊर हैं और बहुत मुश्किलात के अंदर हैं, बहुत मुश्किल के अंदर हैं, और उनके पास लकीली आ गया है। नहीं तो इन्वायरमेंट कुछ ना कुछ हो सकता था और बढ़ सकता था आगे। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो होती है वफाक में, वो अपना सेटअप करती है। इस दफा वो भी सेटअप कर रहे हैं, फौज का भी थोड़ा मूड उस साइड का है, सिनेरियो भी बदल रहा है। तो इस वक्त मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कुछ सीटों के ऊपर मुकाबला हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 23 में से 12-13 सीटें PTI के लिए लेना मसला नहीं है और 12 के ऊपर हुकूमत बनती है। सही। फैसल साहब, PTI के मैंडेट पर ही बात करते हैं। टूरिज्म उनके मैंडेट का हिस्सा रही है, इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए कहा है। आप समझते हैं अगर PTI दोबारा हुकूमत बना लेती है तो उस तरह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम हो सकेगा फ्यूचर में?
देखिए, टूरिज्म के ऊपर सारी हुकूमतें गुफ्तगू फरमाती रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत काम किया, पीपल्स पार्टी भी ऐलानात बात करती रही है, लेकिन किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इन 2 सालों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज्म से मुतालिक बहुत डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर आए हैं, बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी गए हैं। कहते हैं 25 लाख 2.5 मिलियन पाकिस्तानी लास्ट ईयर 2019 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान गए हैं। तो ये जो टूरिज्म वाला एनवायरनमेंट है, हर बंदा तो गाड़ी लेके, छोटी सी गाड़ी लेके चला जाता है, कोरोला लेके, सिविक लेके, और जाके पाक चाइना बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ये अब तो डेवलपमेंट ये हो रही है कि नई अथॉरिटीज़ बनाई जाएं, नए सिस्टम्स बनाए जाएं। वहाँ पे एसोसिएशन बन गई हैं, रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस एसोसिएशन वाले काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ाने की बातें कर रही हैं, की जा रही हैं। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इसके अंदर मुकाबला नहीं होना चाहिए। क्रेडिट हर जिसकी इनिंग थी उसने काम किया। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में काम किया, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में काम किया, पीटीआई के पास ज़्यादा बड़ा विजन है, इन्वेस्टर है, काम है, मॉडल्स हैं, वो इस वक्त और सिस्टम से काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि टूरिज्म में पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक थ्रू है। वो इसलिए कि अब दुनिया बंद है कोविड की वजह से। दुनिया बंद है तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना। तो जाने में प्रायोरिटी नंबर 1 गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके, प्रायोरिटी नंबर 2 अखर वेदर अच्छा है तो बल्तिस्तान के इलाके, खूबसूरत साहिल हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान ने बड़ी तेज़ी से बड़ी अच्छी स्पेस बना ली है। वहाँ के लोग चाहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी चाहती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट भी, वो भी चाहती रही। सिनेरियो जो है वो आगे तरक्की का ही है, कहीं पर रुकावट का, रोकने का, टांग खींचने का नहीं हो पाएगा। राणा साहब, आपको क्या लगता है आप कितनी सीटें जीत सकेंगे इस इलेक्शन में? और ये भी बताइएगा कि एक बड़ा मसला यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का लोड शेडिंग का भी है, और वहाँ पे कोई इस तरह के मंसूबों का आगाज़ किया है मुस्लिम लीग नून ने? जी, तकरीबन कोई 125 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने स्टार्ट किए थे। कुछ उसमें मुकम्मल भी हो गए जो है, और कुछ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी हैं। मेरे ख्याल से एक रीजनल पावर ग्रिड था 34 मेगावाट का हारपुर कद्दू में, 26 मेगावाट का सगर तंग्स कद्दू में था, और 20 मेगावाट का हंजल, 16 मेगावाट का नगदर में, 5 मेगावाट का हसनाबाद में, 4 मेगावाट का जो है चिलास में। तो बहुत सारे ऐसे मंसूबे मुस्लिम लीग नून ने स्टार्ट कर दिए, कुछ मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ मुकम्मल होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पिछले 2 सालों के अंदर हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, और फैसल साहब भी इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नहीं चलने देती, जो है अगर ऑपोजिशन गवर्नमेंट बना लेगी तो उसको नहीं चलने देगी। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही कहेंगे, इसको आप विक्टिमाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन ही कहेंगे, और आप ये कहेंगे कि एक जो उनका हक है इलाके का वो आप नहीं देंगे कि अगर वहाँ ऑपोजिशन की, जो फेडरल गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो वहाँ जीत जाएं। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक सिनारियो है। लेकिन इसके बावजूद आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो अवामी रिस्पांस था, और जिस तरह आपने देखा मरियम नवाज के जो जलसे थे, वो उनका कंपैरिजन अगर आप पीटीआई से करें तो वो बहुत ज़बरदस्त गए, और अवाम ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया मरियम नवाज को और हमारे वहाँ जो लोकल लीडरशिप है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम वहाँ मेजॉरिटी जो है वो सीट्स लेंगे और इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, और बेशक वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के जो वोटर्स हैं वो सारे लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है वो की ही इसलिए जाती है कि वो सिस्टम को बीट करे। तो इसका यही मतलब है कि वो इस चीज़ के बावजूद जो है वो उन्होंने काफ़ी मैनेज किया है इस इलेक्शन को। लेकिन हम खड़े हैं मैदान में, और हमने एक अच्छा वहाँ जो है इलेक्शन कैंपेन चलाई, और अवाम का भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो फ्यूचर है गिलगित बल्तिस्तान का वो वाकई बड़ा जो है वो ब्राइट है। और जिस तरह टूरिज्म की बात की, तो ये हकीकत है कि 2013-14 के अंदर वहाँ 1 लाख टूरिस्ट भी नहीं जाता था। ये सिर्फ तभी मुमकिन हुआ जब वहाँ सेक्टेरियनिज्म का इख्तिताम हुआ, और 2014 या 15 में 2 लाख टूरिस्ट किया, फिर 16 के अंदर तकरीबन 4 लाख, फिर 8 लाख, और हमारे आखिरी जो ये इन्होंने 2.5 मिलियन का फिगर दिया पिछले साल का या इस साल का, तो हमारे आखिरी साल में 16 लाख के करीब जो है वो टूरिस्ट वहाँ पाकिस्तानी जो लोकल टूरिस्ट है वो गया था, और जो फॉरेन टूरिस्ट था वो 5,000 से 50-60 हज़ार तक चला गया था। तो ये बिल्कुल इसके अंदर जो है मैं समझता हूँ, दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि जो काम गिलगित बल्तिस्तान में 60-70 सालों में नहीं हुआ वो हमने वहाँ 5 साल में किया, और हमने अपना रोल और हक अदा किया।
सिर्फ अगर 2 साल जो आखिरी हमारे गवर्नमेंट के थे हमें बेहतर तरीके से चलने दिया जाता तो वहाँ कुछ जो यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट्स थे, एक वहाँ कार्डियोलॉजी का हम अस्पताल बना रहे थे, वो हम टाइमली खत्म उसको मुकम्मल कर लेते, लेकिन हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया। सही। हसन एहसान अफजाल साहब, इस वक्त फैसल साहब आपका रुख करूँगी, आप बताइएगा अगर डेवलपमेंट की बात की जाए किसी स्टेट में, सूबे में, तो ख़वातीन के जो रोल है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस वक्त हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ख़वातीन उम्मीदवार वहाँ उन हलकों से खड़ी हुई जहाँ पर उनको मारने की धमकियाँ दी जाती थी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये लिटरेसी रेट की वजह से वहाँ पर शऊर पैदा हुआ है, ख़वातीन को हुकूक दिए जा रहे हैं। जी हाँ, एक कामयाबी हासिल की है पाकिस्तानी इदारों ने, उसमें सियासी जमातों का, बाज़ी की हुकूमतों का, मौजूदा हुकूमतों का रोल है। जो सेक्टेरियन एक रैकेट चलता था और इंडिया की जानिब से चलता था, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। कल हमने बहुत खुलकर देख लिया, सुन लिया, DGI-SPR की ज़बानी हमने सुन लिया, हमने अपने वज़ीर ख़ारजा की ज़बानी सुन लिया, सबूतों के साथ सुन लिया किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के किन किन इलाकों के अंदर सेक्टेरियन पूरी एक साजिश करता था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, जाहिर है। लेकिन हुकूमत ने सारी और जोश और बलबला देख रहे हैं, टर्नआउट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। फैसल साहब, उन्होंने बुनियादी तौर पर इत्मीनान का इजहार किया है और जो सियासी कायदीन गए उनकी कैंपेन को भी उन्होंने सराहा है, गरमा दिया है, उन्होंने पूरा इन्वायरमेंट ये लफ्ज़ भी कहे हैं, तो खुशाइन बात है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी बड़ी नागुशगवार वाक़या होने वाला नहीं है और अल्लाह ना करे ऐसा हो। बुनियादी तौर पर वेदर से लड़ाई है, लेकिन लोग नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन निकली हुई हैं, मर्द निकले में, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और निकलेंगे। लेकिन एक एलिमेंट है, वो है कोविड-19 जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी SOP पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे, सारे सहाफ़ी भी नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पर बहुत चिपके हुए थे। लेकिन अब ये देखना है कि हमारा नुमाइंदा ही बता सकता है, कोई सहाफ़ी में आपसे बता सकता है कि कितना वक्त लग रहा है किसी एक वोट के कास्ट होने में और कितना डिस्टेंस है एक वोटर से दूसरे वोटर को। क्योंकि पहले होता यह था कि लोग एक साथ खड़े में और जल्दी जल्दी वोट डल रहे, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 3 मिनट में वोट डलता था। तो अगर वोट की रफ्तार स्लो है कोविड-19 की वजह से, डिस्टेंस है, फासले पर हैं और मास्क पहने हुए हैं, तो फिर चेहरा देखना, ये करना, इस सब में टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से वोट डालने में 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट लग सकता है एक वोट डालने में। तो फिर इस रफ्तार से वोटर कितने होंगे? 7 लाख टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो ये कितने वोटर्स होंगे? पोलिंग स्टेशन 1160 हैं और किस तरह से ये वोट होगा? तो ये मेरा ख्याल है वहाँ पे लोकल कोई बता सकते हैं कि सूरत हाल इस हवाले से क्या है, लोग परेशान तो नहीं हो रहे लाइन में खड़े होकर। ठीक है राना साहब, आपके जरा क्या कहते हैं, टर्नआउट कैसा देख रहे हैं वहां पर? कि क्या सूरत हाल है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान एक, मैं समझता हूँ कि टर्नआउट अच्छा ही होगा, क्योंकि जो एक पढ़ी लिखी कौम होती है वो ज़रूर अपने वोट का राइट जो है इस्तेमाल करना चाहती है। और जो इलेक्शन कैंपेन थी ओवरऑल वो जितनी गर्म थी उसके लिहाज से जो है वो वोट भी अच्छा ही कास्ट होगा। अच्छा राना साहब, इससे काबिल बात हो रही थी सेहत की सहूलियात के हवाले से, फैसल साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, कोई खातिर खा इकदाम सेहत के हवाले से नहीं किए गए गिलगित बल्तिस्तान में। आपकी हुकूमत ने क्या कुछ किया सेहत के हवाले से? देखिए, जो कंपैरिजन होता है ना, वो कंपैरेटिव बेसिस पे होना चाहिए कि जब हमें हुकूमत मिली तो तब हम कहाँ खड़े थे और जब हमने हुकूमत छोड़ी तो तब हम कहाँ खड़े थे। मैं आपको बड़े वसूख से बताना चाहता हूँ कि जब PMLN को गवर्नमेंट मिली तो 150 डॉक्टर था गिलगित बल्तिस्तान में, जब हम छोड़ के गए तो 750 डॉक्टर था गिलगित बल्तिस्तान में। शायद वहाँ 1500 डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन 500% डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा हुआ। सिटी स्कैन और MRI की फैसिलिटीज नहीं थी, MRI की, वो हमने वहाँ 1 सिटी स्कैन और 3 सिटी स्कैन और 1 MRI वहाँ लगाया। पहला कैंसर हॉस्पिटल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बना। इसी तरह शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल जो 400 बेड का अस्पताल है वो पंजाब गवर्नमेंट की हेल्प से बना। अभी कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो ज़ेरे तामीर है और तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। इसी तरह और छोटी डिस्पेंसरीज जो है वो, देखें गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका जो एरिया का जो हुजम है वो बहुत बड़ा है और जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख तक की पॉपुलेशन है, वो बड़ी स्कैटर्ड है, यानी कि वो डेंसिटी के एरियाज जो पॉपुलेशन डेंस एरियाज हैं वो बड़े कम है। तो यहाँ जो है वो पूरी जो पॉपुलेशन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है कि हर एरिया में आप जो है वहाँ डेवलपमेंट करें। तो इसलिए जो हमने ये काम किए वो पॉपुलेशन सेंटर्स में भी किए, काफ़ी इंप्रूवमेंट आई।
इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हमने ये, इसी तरह बाकी चीज़ों के ऊपर भी आप देखें तो यूनिवर्सिटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर मिसाल के तौर पे हमने वहाँ जो है कैंपसेस बनाए, गिलगित में, गिजर में, दायमीर में, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान को जो है पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, पहला मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ ज़ेरे तामीर है, लेकिन शायद अभी अंडर, मुझे उसकी अपडेट नहीं। तो लेकिन अगर खास तौर पर हामला खवातीन के हवाले से बात की जाए तो उन्हें अब भी खासे मसाइल वहाँ पर पेश आते हैं। वो तो अच्छी बात यह है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, NGOs हो गई, वो काम कर रही हैं वहाँ पर। लेकिन जो NGOs की जो वहाँ जो काम कर रही है वो तो बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन 150 डॉक्टर से 750 डॉक्टर्स पे जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये नहीं क्लेम करता कि गिलगित बल्तिस्तान के हमने सारे मसाइल जो हैं वो खत्म कर लिए, लेकिन हमने जो $7 अरब का जो इनका डेवलपमेंट का बजट था उसको 20 अरब पे हम लेके गए। बहुत इंप्रूवमेंट आई, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है आगे फर्दर, लेकिन जो एक हुकूमत अपने टेन्योर में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती थी वो हमने दी। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए, एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट आई, हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट आई, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट आई, और उसको अगर आप कंपेयर करें पिछले 65 सालों से या 70 सालों से तो आपको नजर आएगा वाज़ेह तौर पे कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत जो है डेवलपमेंट एक बहुत तेज रफ्तार में हुई जो पहले ना हो सकी। सही है। राना साहब ने पॉपुलेशन की बात की, फैसल साहब नौजवानों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान के अपॉर्चुनिटीज़ कम है लेकिन नौजवान वहाँ के ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हैं। अगर हम कराची की ही बात करें तो स्टूडेंट्स को देखा जाए पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे होते हैं। क्या अल्लामा इकबाल ने इसी कौम की यूथ की बात की थी? देखें, यूथ के मसाइल तो सारे ही पाकिस्तान के अंदर हैं। यूथ के लिए उस तरह से फोकस नहीं देखते हम। किसी सियासी जमात के अंदर ऐसी विंग्स नहीं देखते जो इंटरेक्टिव हों, लर्निंग करवा रही हूँ, जो कॉमर्स के ऊपर बात कर रही हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन पे बात कर रही हूँ, ई-कॉमर्स पे बात कर रही हूँ, फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रही हूँ, लेबर पे बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर पे बात कर रही हूँ। हम किसी सियासी जमात के अंदर ये गुफ्तगू नहीं देख रहे होते। ये गुफ्तगू देख रहे होते हैं कि लीडर किस तरह अपनी यूथ को इस्तेमाल करेगा जलसे जुलूसों में, धरनों में, इसमें उसमें। तो ये फुकदान पूरे पाकिस्तान में स्ट्रक्चर किसी भी सियासी जमात के पास नहीं है। वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो PTI हो, वो इस पर नहीं करते। वो मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया की कैंपेन चलाने के लिए यूथ को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि उनके पास बुनियादी वो एहसास कमतरी के अंदर पले हुए बड़े हुए लोग हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, और उनके पास ये वोट डालने का इख्तियार भी पिछले ये तीसरा इलेक्शन हो रहा है, ये सियासी तौर पर जो इंतखाबात हो रहे हैं, तो उनके पास तो बुनियादी चीजें नहीं है। वो कलामी के लिए माजरत 1.25 लाख वोटर्स बताए गए जो कि नए रजिस्टर हुए, इस बार हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। 1.25 लाख वोटर्स जो है वो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार जो है वो यंग वोटर्स डाल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि जो यूथ है उसके पास वसाइल बहुत कम है। पूरे पाकिस्तान में सिनेरियो बहुत बुरा है, गिलगित बल्तिस्तान को और भी बुरा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की यूथ है वो पढ़ी लिखी है, और आपको इंटीरियर सिंध के अंदर इतने काबिल पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। आपको बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में पढ़े लिखे, KP के अंदर पढ़े लिखे, फाटक एरिया में इतने काबिल लोग नहीं मिलेंगे जितने गिलगित बल्तिस्तान के मिलेंगे। उसकी वजह NGOs का वाफिर मिकदार में फंड्स का, ट्रेनिंग्स का, स्कॉलरशिप्स का, तरबियत देने का एक प्रोसेस है। उसमें मैं ये नहीं कहता किसी गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है। और उसके अंदर नाम ले लेते हैं प्रिंस करीम आगा खान की जो NGOs हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर फंड करती हैं, तरबियत देती हैं, काम करती हैं, तो उनकी वजह से ये सब कुछ है। अब उस यूथ को किस तरह पाकिस्तान से जोड़ना है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेके आना, जॉब्स का मामला उसके अंदर लेके आना, करीब लेके आना, और सियासी जमातों के अंदर भी ये जो गैप है कि वो सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मामलात में और सोशल मामलात के अंदर इस्तेमाल करती हैं यूथ को। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का 23 हलकों में इस वक्त पोलिंग का सिलसिला जारी है। सियासी जमातों और आज़ाद 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि पोलिंग शुरू हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, टर्नआउट कैसा है, वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं या नहीं, ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नदीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम खान, बताइएगा, कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, वोटर्स को मुश्किलात का सामना है, टर्नआउट कैसा देख रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के शदीद मौसमी हालात के बावजूद हमें गिलगित बल्तिस्तान में
जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जो है हमें वोटर जो हैं काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो है नहायत खुशाइन, मर्द वोटर की निस्बत जो है ख़वातीन वोटर जो हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त आई हुई हैं और अपना कीमती वोट जो है वो कास्ट करने आई। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप आई हैं, हम जिस पोलिंग स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं हमें बड़ी तादाद में ख़वातीन दिखाई दे रही हैं, कितनी पुरजोश है ख़वातीन? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मीडिया की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए। जहाँ तक वोट कास्ट करने की बात है तो गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन इलाका है। यहाँ पिछले जो इलेक्शंस इंतखाबात हो गए उसकी निस्बत बहुत पुरअमन तरीके से लोग जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अच्छी सिक्योरिटी की मौजूदगी में। तो ख़वातीन भी पुरजोश हैं और अच्छे तरीके से जो है वो इंतखाबात का ये अमल जारी है। अच्छा मैडम, यहाँ पे कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने जो है वो ऐलान भी किया है कि एक स्पेशल इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि कोरोना SOP का ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पे आपको कोरोना SOP पर अमल दरामद होते हुए दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे मौजूदा जो सिचुएशन है, जो SOPs हैं कोविड के हवाले से, तो उन तमाम SOPs पर अमल हो रहा है और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं इंतज़ामिया के साथ और अच्छे अंदाज में जो है वोट को कास्ट किया जा रहा है और SOPs पे भी अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो पुरजोश हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोरोना SOPs का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। हमें यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं और बड़ी तादाद में आई हुई हैं। मर्दों की निस्बत जो है ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपना हर वोट जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए इस शदीद सर्दी में और शदीद मौसमी हालात के बावजूद यहाँ पे आए हुए हैं। छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं और ये यहाँ पे आए हुए हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। और वो जो है मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं उनको जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। अब जब थोड़ी देर कबल यहाँ पे जो है वोटर का जो रश था वो उस तरह काम दिखाई नहीं दे रहा था, मगर अब जैसे वक्त गुजरते जा रहा है वोटर्स का जो तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है। पोलिंग का जो अमल है उसमें भी काफ़ी हद तक तेज़ी दिखाई दे रही है। कोरोना SOPs का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। तो इसकी वजह, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये शदीद सर्दी नदीम, आप ये कह रहे हैं कि इस मरतबा ख़वातीन बड़ी तादाद में बाहर निकली हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आपके पीछे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ख़वातीन हैं जो वहाँ पर बैठी हुई हैं। ये कौन ख़वातीन हैं? वोट कास्ट क्यों नहीं कर रही हैं ये लोग? अच्छा, ये यहाँ पे ये चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है इलाकाई रिवायात के मुताबिक जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनको पहले तरजीह दी जा रही है क्योंकि पोलिंग के पोल कास्ट करते हुए वोट के पोलिंग के दौरान जो है वो तरजीह दी जा रही है। जो ख़वातीन हैं उनको पहले भिजवाया जा रहा है ताकि वो इस शदीद सर्दी में पहले वोट कास्ट करके वो अपने घरों को चली जाए। जो नौजवान हैं, जो छोटे उम्र के ख़वातीन हैं, वो जो है जो बड़ी उम्र के ख़वातीन को पहले भिजवा रही है। और वो जो है आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि जो बड़ी उम्र के ख़वातीन हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो जैसे ही आती हैं तो उनको तरजीही बुनियादों पर वोट पोलिंग के लिए भिजवाया जाता है। वो अपना वोट जो है वो डाल के जो है वो अपने घरों की तरफ चली जाती हैं। तो निहायत पुरअमन अंदाज में जो है यहाँ पे इस वक्त जिस हल्के में हम मौजूद हैं, जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे जो है हीटिंग का निज़ाम भी इनके लिए किया गया है। जिस जगह ठीक नदीम, आपसे मजीद तफसीलात गाहे लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल इस वक्त जारी और सारी है। आपके साथ हम अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ भी करवाते चलें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं बोल न्यूज़ के फैसल साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं आसिफ बाजवा और साइमा नदीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। इलेक्शन शुरू होने से पहले ही हमने देखा है कि धांधली के इल्जामात आना शुरू हो गए थे, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस तरह की बातें हुई। अब इलेक्शन हो जाते हैं, वैसे तो रिवायत यही रही है कि जो पार्टी विफाक में होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाती है। तो अगर इलेक्शन के बाद भी धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं अपोजिशन पार्टीज की जानिब से, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी जाती है, तब क्या सूरत हाल होगी?
देखिए, ये इलेक्शन 2-3 मायनों में बहुत डिफरेंट और अहम है। एक तो ये कि एक ऐसा इलाका है गिलगित बल्तिस्तान जहाँ का लिटरेसी रेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ के लोग गुफ्तगू करते हैं, सबके जलसे सुनते हैं, सबके जलसों में जाते हैं और वोट फिर सोच समझ के देते हैं। हाँ, वोट उन्हें पता है उनके पास इख्तियारात कितने हैं। उनके पास सिंध के शहरियों के बराबर इख्तियारात नहीं है, पंजाब के शहरियों के बराबर इख्तियारात नहीं है। उनके इख्तियारात महदूद हैं, कम हैं। बलूचिस्तान के शहरियों के मुकाबले में उनके इख्तियारात कम हैं। केपी के शहरियों के मुकाबले में उनके इख्तियारात कम हैं। वो ये तीसरा सियासी इलेक्शन में हैं। 2 पिछले इलेक्शंस उन्हीं पार्टीज ने जीते हैं जिनकी वफाक में हुकूमत रही है। एक पसमानदा इलाका है, आबादी कम है, लेकिन बहुत फैला हुआ इलाका है। बुनियादी मसाइल उनके बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे मसाइल बहुत बड़े पैमाने पर है। सेहत का वहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। ये जो भी हमारे रिपोर्टर नदीम बात कर रहे थे, इन्हें खवातीन से पूछना चाहिए था उनके मसले क्या हैं। गिलगित का सबसे बड़ा हेल्थ का मसला खवातीन के लिए बहुत परेशान कुन है, बहुत टेंशन वाला है, क्योंकि रास्ते बहुत दुश्वार हैं। बुनियादी तौर पर जो खवातीन के हेल्थ के मसाइल हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है और मौसम की वजह से और दुश्वार हो जाते हैं। तो खैर, इस सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमत पाकिस्तान का एक पॉलिसी है। वो कहते हैं कि हम चीन के साथ जा रहे हैं। जब हम चीन के साथ जा रहे हैं तो CPEC के ऊपर जो काम किया पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने, और अब वो जो उन्होंने पौधे लगाए थे वो पौधे अब बढ़ गए हैं। अब वो डिलीवरी की तरफ आ रहे हैं और वो पौधे शायद PTI के पास फल फूल रहे हैं। तो सिनेरियो बदल रहा है, CPEC का सिनेरियो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो फुटेज आप देखेंगे तो हैरान कुन फुटेज है कि लोग बड़ी तादाद के अंदर हैं और सुबह से हैं। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये 7 लाख जो टोटल वोटर्स हैं, इसमें अक्सरियत जो है वो वोट कास्ट करेगी। उन्हें पता है कि ये आने वाला जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारे फैसले होने जा रहे हैं CPEC के हवाले से। गवादर साइड पर बलूचिस्तान पे जितनी डेवलपमेंट हो गई है, गिलगित बल्तिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है और कुछ वजूहात की बुनियाद पर रुकी हुई है। कुछ ऐसी मीटिंग्स भी हुई हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत क्लियर है। तो अब होता रिवायती तौर पर यही है कि जो वफाक में होता है वही गिलगित में होता है, बल्तिस्तान में होता है वही आज़ाद कश्मीर में होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत शानदार कैंपेन चलाई है। अब उस कैंपेन का फायदा बिलावल को होगा। क्या मुस्लिम लीग नून उन्हें सपोर्ट करेगी? अगर ये दोनों पार्टियां कनेक्ट रहती हैं तो सिनेरियो टफ हो सकता है PTI के लिए। पिछले इंतखाबात में सर, पिछले इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 सीट जीती थी। लेकिन सर, आप जो बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में इश्यूज को डिस्कस नहीं किया गया, इल्जाम तराशियों का सिलसिला ही जारी रहा। तो इस तरह की इलेक्शन कैंपेन के बाद भी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किस जानिब आपको टिल्ट नजर आता है? विफाक की जानिब उनका टिल्ट ज्यादा है क्योंकि उनको लगता है कि विफाक ही उनके मसाइल हल कर सकती है। देखिए, इस मिनी सूबे के इख्तियारात वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ भी होगा वह वफाक की गवर्नमेंट के मूड के हिसाब से होगा। ये उन्हें पता है और वो एक बहुत मुश्किल दौर गुजारते रहे हैं। बहुत मुश्किल दौर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने गुजारा है और वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मैं कहता हूं बाशऊर लोग इसलिए हैं कि उन्होंने तालीम बहुत मुश्किल से हासिल की है। वहां पे हर ये लाइन में जो खड़े हुए लोग हैं, आप पूछे इनमें से अक्सर जो है वो BA और अक्सरियत के अंदर MA होंगे, MS होंगे, MBA होंगे। लिटरेसी रेट वहां का बहुत हाई है। उसकी वजह NGOs के काम की है। NGOs ने वहां पे बहुत जबरदस्त काम किया है और मुसलसल उनकी जस्तजू रही है कि हम वो इख्तियारात, वो राइट्स हमारे पास हो जैसे और पाकिस्तान के शहरियों के पास है। तो वक्त वो करीब आ रहा है। उन्हें पता है कि अगर आज हमने किसी अपोजिशन की जमात को वोट दिया तो सिनेरियो क्या होगा और हुकूमत जिसकी है उसको वोट ना दिया तो क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये 12 सीटें जीतना PTI के लिए बहुत मुश्किल होगा। 23 में से 12 सीटों के ऊपर हुकूमत बनती है और PTI 12 सीटें आसान। पीपल्स पार्टी जो वैसे इत्तेहाद के अंदर हैं, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करते हैं वोटिंग में या नहीं करते। अगर नहीं करते तो PTI को वहां भी फायदा होगा। लेकिन बहरहाल एक गहमा गहमी हुई। वहां के लोग इसलिए खुश हैं कि उन्होंने बड़े बड़े लीडरान को देखा जिनको टीवी पे देखते थे, वो उनके इलाकों में गए, उनकी तकरीरें सुनी और जो आप बात करें इल्जामात वाली वही रही। कोई एजेंडे के साथ नहीं आया कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये करेंगे, इतनी यूनिवर्सिटीज करेंगे, इतने रोजगार के मौके पैदा करेंगे। कोई प्लान के साथ जो है वो सियासी जमात, हमने मंसूबे तो सुने लेकिन एक पूरे एजेंडे के साथ जो है वो हमें सामने देखने को नहीं मिला। इसी बात को सामने रखेंगे। PTI की रहनुमा साइमा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा साहिबा,
आपसे मैं जानना यही चाहूँगी कि जैसा कि हम यही बात कर रहे हैं कि कोई किसी एजेंडा के साथ सामने नहीं आया, वादे और दावे जैसे पहले इलेक्शन कैंपेन में किए जाते थे वो नहीं देखे हमने सिर्फ ये देखा कि पर्सनल अटैक किए गए एक दूसरे पर। तो आप क्या समझती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पीटीआई को क्यों वोट देगी, क्यों इक़्तिदार में लाएगी? उनके मसाइल से आप लोग आगाह हैं? क्या प्लान है आपका, किस तरह से उन मसाइल को हल किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लिए है वो अभी थ्रू आउट आपकी डिस्कशन तो हो रही है, क्योंकि देखिए गिलगितीज़ को मालूम है कि उनकी जो इस वक्त जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक जो एक लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त अगर आप देखें तो उनकी जो गवर्नमेंट भी जो बनती है उसमें भी जो है वो बड़े मतलब अभी तक जो 2 हुकूमतें पहले भी गुजर चुकी हैं, फिर अगर आप पीछे की हिस्ट्री भी ले जाएं तो अभी तक जो वादे किए गए थे सिवाय सीपैक का जो काम है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक जो है वो जंक्चर है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पाई जो कि होनी चाहिए थी। अब आप 1947 से ले लें कि अभी तक जो है वो एक उसको सूबे का अभी तक जो है वो पोजीशन नहीं दी गई, उसको सूबा नहीं बनाया गया, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट था एक लोकेशन वाइज अगर आप देखें इसको। और फिर आप अब देखें कि इसकी आगे अहमियत कितनी हो सकती है। तो गिलगित बल्तिस्तान समझता है कि अगर इस वक्त सीपैक को रोक दिया गया या उसके अंदर कोई भी दरारें आई या कोई उसके अंदर ऐसा काम हुआ जो कि उनके लिए साबित अच्छा नहीं हुआ, उसके अलावा जो इस वक्त पीटीआई ने प्रॉमिस किया है कि वो उनको सूबे की जो है वो सूबा बनाएगा एक, इस चीज़ को इस वक्त ये हुकूमत ही दे सकती है। और अगर ये इस बात को समझते हैं, मैं समझती हूँ दे आर वेरी जो हैं, क्योंकि उनकी इस वक्त आप 3 लाख देखें विमेन जो हैं वो भी वहाँ पे एक्टिवली जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, वोटर्स हैं उनकी, और अपने बच्चों के लिए निकल रही हैं, अपने फ्यूचर के लिए निकल रही हैं। ठीक है। इस वक्त साइमा, आपने सूबे की बात की, गो के आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुनूबी पंजाब को भी सूबा बनाने की बात की गई थी इलेक्शन से पहले, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आपसे जरूर इस हवाले से भी सवाल करूंगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा कैसे बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि आसिफ बाजवा साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। आसिफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से धांधली के इल्जाम सामने आ रहे हैं, जो आपके नाक़दीन हैं वो आप पे तनकीद करते हुए कहते हैं क्योंकि इनको अब शिकस्त सामने नजर आ रही है इसलिए अब ये धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इस पे क्या जवाब देंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी किस्म के जलसों से रोका नहीं गया। मीडिया कवरेज की बात की जाए तो चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, कवरेज भरपूर मिलती रही है। तो फिर धांधली के इल्जाम क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। धांधली के इल्जामात सिर्फ इल्जामात नहीं है, ये आपके सामने जो इलेक्शन कैंपेन थी जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाईलास थे और जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पाबंदियां पूरे पाकिस्तान में थी, वही गिलगित बल्तिस्तान में अप्लाई की जाती थी। लेकिन आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे खुद गए, उसके बाद मिनिस्टर्स वहां पे गए, उनके बाद फेडरल मिनिस्टर गए वहां पे, और जो उनके बड़े जिम्मेदारान मिनिस्टर हैं वो जाके कहते रहे कि अगर आप 1000 वोट से जितवाएंगे तो आपको 1000 करोड़ रुपए के फंड दिए जाएंगे। और लोगों को वहां पे गंदम की बोरियां तक दी गई, लोगों को वर्गलाया गया। मैं ये समझता हूं कि सियासत में इस तरह की बातें नहीं है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जो बात आपने की, और इससे पहले जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोग जो करंट हुकूमत होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसको वोट देते हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि केपीके की तारीख गवाह है कि उन्होंने जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है, केपीके में कभी किसी गवर्नमेंट ने रिपीटेडली हुकूमत नहीं की वहां सूबे में। लेकिन इस दफा कभी भी नहीं, लेकिन इस दफा क्या हुआ, वहां पे तारीख चेंज कर दी गई। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये इलेक्टेड नहीं है। वहां पर भी अवाम को अब दोबारा केपी में फिर पीटीए की हुकूमत है और ये पुरानी रवायात के खिलाफ है। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं अर्ज करता हूं, जब आप इलेक्शन में जाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तो लोग आज, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिनको आपने भी कहा
कि वो पढ़े लिखे हैं, उनका जो रेट ऑफ एजुकेशन है वो 100% है, तो क्या उनके इल्म में ये बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो वादे कंटेनर पे बैठ के किए थे, या प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब ने जो वादे इलेक्शन कैंपेन में किए थे पूरे पाकिस्तान के लिए, क्या उन्होंने कोई एक भी वादा पूरा किया है? कतई तौर पे वो अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि बलोचिस्तान के जो उन्होंने कहा कि वहां के लोगों को हक हाकमियत उतना नहीं है जितना पंजाब में है, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वहां पे भी इस कदर लोगों को हक हाकमियत नहीं है। तो मैं अर्ज ये करता हूं कि जब बैलेट पेपर रहा था, आपने खबर पढ़ी होगी, शायद आपके टीवी पे भी चली हो, मैंने देखी है कि उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर जो है वो भी चुराए गए हैं और लोगों से बरामद किए गए हैं। अभी जी ये अभी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्री पोल रिगिंग की कोशिश की जा रही है, तो ये ऐसे बात नहीं है, इसमें वैलिड बात है, क्योंकि लोग ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि मरियम बीबी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पे कैंपेन चलाई है, बहुत मेहनत की है। और बड़ी बात है कि आप बिलावल भुट्टो का नाम भी ले रहे हैं। एनी हाउ, अच्छा फैसल साहब, अब एक तो मैं चाहूंगा कि आप जो कमेंट देना चाह रहे थे, जो खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बल्तिस्तान से आसिफ बाजवा साहब जो कंपेयर करना चाह रहे हैं, दूसरा अब इस वक्त कैंपेन हो चुकी है, जो इंतखाबात हैं उसका सिलसिला जारी है, जो सूबा बनाने के वादे किए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खास तौर पर बात करना चाहूंगा, सूबा बनते हुए आप देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान को? देखिए, एक तो ये कि जो केपी के अंदर दोबारा लोगों ने वोट दिया, केपी की इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद, पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनकी इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा हैं, वो इख्तियारात जीबी को या आज़ाद कश्मीर को हासिल नहीं है। तो ये बहुत अलग डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट है। अगर हम केपी को जीबी से मिलाएं, यहाँ वो इख्तियारात हासिल नहीं हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बुनियादी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा जुस्तजू चाहते हैं कि उन्हें वो आज़ादी मिले, वो इख्तियारात मिले, वो हकूक़ मिले। तो ये सारा सिनेरियो है। लकीली सी पैक का जो इस वक्त जिस फेज़ के अंदर सी पैक है उसमें जीबी के अंदर तब्दीलियाँ लानी हैं, और हमने ऐसी माजी में रिसेंटली ऐसी मुलाकातें, ऐसी मीटिंग्स, ऐसी गुफ्तगू सियासी जमातों की भी और अपनी अस्करी क़यादत की भी सुनी है, देखी है। और प्रेशर, हम इंटरनेशनल प्रेशर देख रहे हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा जीबी के अंदर मदाखलत कर रहा है। कल हमने DGI की बहुत डिटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू देखी, और जिस हक़ाइक़ के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक हमने वो हक़ाइक़ देखे जिसको झुटला कोई नहीं सकता, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन व अमान को डैमेज करना, अस्करियत पसंदी से मुतालिक मामला, सेक्टेरियन से मुतालिक मामला, सी पैक को नुकसान पहुंचाने वाले मामला, ये सब सामने आए हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि क्रेडिट देना चाहिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, पाकिस्तानी एजेंसीज को, पाकिस्तानी फौज को, और अब PTI को, कि वो जो गिलगित के अंदर मामला था ना सेक्टेरियन वाला, उससे निजात मिली है। और हमने देखा है वक्त के साथ साथ जो ट्रेड हुई है, टूरिज्म हुआ है, वो 2.5 मिलियन तक, 25 लाख तक पहुंच गया, जहां 25,000 लोग नहीं जाते थे वो पहुंचा है। तो इंडिया को वहां की मुंह की खानी पड़ी और मामला थी है। अब सी पैक के जरिए चीजें जहां तेजी से आगे बढ़नी है, उसका जो ओपनिंग डोर है वो गिलगित बल्तिस्तान है। वहां पे इख्तियारात का मामला है, वहां पे कुछ कानून साजी का मामला है। अब वो ये मामला नहीं रहा कि वादा करके निकल जाएंगे, जैसे कि आपने भी कहा कि साउथ पंजाब का वादा करके निकल गए, यहां पे वादा करके नहीं निकल सकते। यहां पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मामला है, पाकिस्तान के पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, पाकिस्तान के पीछे इंडिया लगा हुआ है, और दुनिया के सामने पाकिस्तान ने खोल कर रख दिया है। और चीन भी चाहता है कि आप इस तरह की तरामीम अपनी कानून साजी कर लीजिए ताकि हम सी पैक को तेजी से आगे बढ़ाएं। तो सारा गेम जो है वो बना हुआ है। अब इस सारे गेम के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोग अगर किसी अपोजिशन की जमात को वोट दे देते हैं तो वो इस मॉडल को किस तरफ ले जाएंगे? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, मैं कई दफ़ा गिलगित गया हूँ, कई लोगों से इंटरेक्शन है, वहाँ का कॉमन आदमी बहुत सवाल करता है, क्योंकि वो बुनियादी पाकिस्तान के जो हकूक़ है उससे महरूम है, वो अपने हकूक़ की बात करता है। ये हम तीसरा सियासी इलेक्शन देख रहे हैं। इससे पहले जो पहला इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, गिलगित में हमने देखा कि वही हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की। जब मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल में हुकूमत थी, वहाँ गिलगित में ऐसे ही बनी। तो ये सिनेरियो इस वक्त उसी सिमत में जाएगा।
इसके अलावा कोई बड़ा सरप्राइज होने के बाद गिलगित के लोग एक स्ट्रगल में खड़े हो जाएंगे और उस इत्तेहाद के साथ शामिल हो जाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे तो नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे तो बिलावल भी खिताब करेंगे और स्ट्रगल करके कुछ अपने लिए हासिल करेंगे। गिलगित के लोग इस तरह नहीं जाएंगे, गिलगित के लोग उसी सिमत में जाएंगे जो डायरेक्शन तय है और उसी की तरफ सूबे की जानिब और इख्तियारात की जानिब और मामला की जानिब मैं चीजें होता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है सर, इत्तेहाद की हम बात करें, अगर अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से बात करूं, बाजवा साहब आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि प्री पोल रिगिंग की बात आप लोग कर रहे हैं कि पीटीआई अगर जीत गई तो धांधली के इल्जाम पहले से लगा दिए गए हैं। अब पीडीएम का इत्तेहाद है, नून लीग और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है तब इंतखाबात को कबूल करेंगे? ये धांधली सिर्फ जुबानी बात नहीं है, एविडेंस मौजूद है जो ये बात कर रहे हैं। जब इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं तो लोग डिलीवरेंस को देखते हैं। पाकिस्तान के इससे पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में के पे स्कूल्स बनाए गए, वहां पे हॉस्पिटल बनाए गए, वहां पे सड़कें बनाई गई, वहां पे लोगों को रोजगार फराहम किया गया और लोग मुतमिन है। सी पैक का काम वहां पे जारी है और जब से पीटीए की गवर्नमेंट आई है सी पैक के काम को क्लोज कर दिया गया है। और ये सब बातें आज वो दौर नहीं है कि ये सिर्फ ये समझ ले कि जिसकी आसिफ साहब वहां पर गुर्बत सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी वहां पे है। वहां के लोग आके पाकिस्तान के अंदर आके दूसरे शहरों में जाके जॉब ढूंढने आते हैं, वहां पे उनके पास मौके नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद वहां पर उनके रोजगार के मौके नहीं है, बिजली के मसाइल हैं, वहां पे तो मसाइल का अंबार है। मैं अर्ज करता हूं, क्या आप मुझे कोई एक भी कारनामा आप बता सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? सर हुकूमत तो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी ना, अभी गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज हफीजुर रहमान थे। आप समझते हैं कि 6 आदमियों को वहां पे जो हमारे कैंडिडेट थे उनको वर्गला के, डरा के, धमका के कि आपको जीतने नहीं देंगे, आप पीटीए में शमूलियत इख्तियार करें या फिर आबाद हसीयत में इलेक्शन लड़े, वहां पे इस तरह के काम किए गए हैं। लेकिन जब तक आप डिलीवर नहीं सर, आप लोगों को डरा कौन रहा है ये तो बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट को सर आपको किसने डराया कि पीटीआई में आपके लोगों को शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए? और दूसरा ये कि 5 साल में आपने वहां पर क्या डिलीवर किया ये भी तो बताइए। मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ कि किसने डराया धमकाया? उन लोगों ने डराया धमकाया जिन्होंने सूबा जनूबी पंजाब के लोगों को 2018 के इलेक्शन से पहले डराया धमकाया था और वहां के लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की और टिकट्स मिले हुए थे उन्होंने वापस किए और या पीटीए को ज्वाइन किया या फिर आबाद हसीयत में इलेक्शन लड़े। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आप करते हैं कि डिलीवरेंस की बात है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में वहां पे फंड्स देने में या मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने में कोई कवाहत नहीं होती। लेकिन इन्होंने 2 साल 4 माह में कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, अवाम को रोजगार नहीं दिया। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देगी तो फिर ही जो है आपका पॉइंट आ गया। गो के 2015 से आपकी जीबी में गवर्नमेंट थी। एनी हाउ साइमा साहबा आपकी जानिब आना चाहूंगा। तनकीद करते हैं आप पे नाकिदीन के, बल्कि अभी आपके सामने आसिफ साहब यही बात कर रहे थे कि वज़रा आपके मौजूद थे वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में और एक तो गंदम के हवाले से उन्होंने बात की, दूसरा जो वोटों को खरीदने के हवाले से इनडायरेक्टली बात कर रहे थे। इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? दूसरी आपसे यह भी बात करना चाहूंगा साइमा साहिबा कि जो इश्यूज थे उन पे बात नहीं की गई। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पर जो वज़रा भी इवन मौजूद थे उन्होंने भी इश्यूज नहीं बल्कि तनकीद बराए तनकीद की। देखिए, पहली तो बात ये कहने की मैं इस चीज से जो है एग्री नहीं करती। इन्होंने जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो उन्होंने हमें पपेट गवर्नमेंट का नाम दिया, अभी तक बोल रहे हैं। उससे पहले 2013 के अंदर जब इनके लिए हम खड़े हुए, इनकी हुकूमत बनी और हमने इनको कहा कि 4 सिर्फ आप जो है हल्के खोल के, उसके ऊपर पूरा साल इन्होंने जो है वो इतना हमें धरना देना पड़ा उसके ऊपर। तो अब ये धरने दे रहे हैं तो ये सारी बातें जो हैं ये बेकार की करने वाली। इनकी अपनी हुकूमत थी 2015 से, हुकूमत में इन्होंने क्या किया है? जो इन्होंने वो तो सीपेक की एक जो है वो फिक्स्ड, उनकी चाहे जो भी हुकूमत आएगी वो चीजें एज इट इज चलेंगी। और यही वजह है कि इस वक्त ऐसी हुकूमती को आने की जरूरत है जो उन चीजों को चला सके। अब आप सिंध का हाल देख लें कि अगर वफाक की इन्होंने बात की कि वफाक बना सकती है, वफाक तो यहाँ भी बनाना चाह रही है, कितने प्रोजेक्ट्स दे चुकी है, यहाँ पे भी
कितनी चीज़ों की अलॉटमेंट हो चुकी है, लेकिन जब आपकी जो सूबाई हुकूमत ही एक पेज पर ना हो तो उसका यही नुकसान होता है कि आप वो काम कर ही नहीं पाते हैं। यही वजह है कि अब मैं समझती हूँ कि अगर यहाँ पे एक सेंट्रल हुकूमत और वहाँ पे सेम आती है, जैसे पीटीआई अगर इस वक्त है हुकूमत में, तो इस वक्त जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम तो उनको सूबा देने की भी बात कर रहे हैं, हम उनके आईनी हकूक़ देने की भी बात कर रहे हैं, जो कि पहली हुकूमतों को भी कर लेना चाहिए था। और इस वक्त अगर उनको ये चीज़ें मिलेंगी तो उसमें उनको बहुत सारे जो उनके प्रोजेक्ट्स जो ये कह रहे हैं कि हैंग कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में इनको फ़ायदा हो सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि केपीके पे हमने जब हम हुकूमत कर रहे थे एज अ प्रोविंशियल हुकूमत, तो उस वक्त हमने भी बहुत से काम किए। उस वक्त हमने भी एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया है, स्कूल्स पे काम किया है। इवन इस वक्त भी हमने जो डैम्स हैं, छोटे डैम्स के ऊपर भी पहले भी किया था और अभी भी जो है वो हमने इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, उन पे काम हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि जब आप हुकूमत में हो तो आपके हाथ बंद जाते हैं। ठीक है साइमा साहिबा, आप ये कह रही हैं कि जीबी आवाम के जितने भी उम्मीदें हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, उस पर आप पूरा उतरेंगे अगर आपकी वहाँ पर हुकूमत बन जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। इस करदू के हल्के में शहरी वोट डालने आए हैं, कौन किसे वोट दे रहा है, ये हमारे नुमाइंदे इकबाल अली हमें बताएंगे। जी इकबाल। इलेक्शन 2020 गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 27 है, हल्का नंबर 1 GVLA 7। इस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं, आप देख सकते हैं पीछे वोटर्स की बड़ी तादाद भी है। हम इनसे जानेंगे, आप बताएं हमें, आप किसको वोट करने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है मेंबर हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जो है वोट करूँगा। जी, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करके आए हैं। यहाँ पे और यहाँ पर सपोर्टर मौजूद हैं। हाजी साहब, आप? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा हूँ। और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। ये जो बुजुर्ग शख्सियत है वो इस शदीद सर्दी में भी बाहर निकले हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए। हम इनसे जानेंगे, आप बताएं आप किसको वोट कर रहे हैं? मैं तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहता हूं और पीपल्स पार्टी की तरफ भी मेरी हिमायत है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त शदीद सर्दी में भी लोग घरों से बाहर निकले हैं और वो हक रायदही के लिए यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के वोटर्स हैं और ये अपना वोट कास्ट करने यहाँ आए हैं। और हमें ये भी शिकायत मौसूल हो रही है कि यहाँ पर जो अमला है वो सुस्रवी का शिकार है। ठीक, इकबाल आपने अपडेट किया स्कर्दू से, आपका शुक्रिया। तैमूर तालपुर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चढ़ चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितने पुरुमीद हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से? मुहिम तो भरपूर चलाई गई बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, लेकिन जो सर्वेज हैं, चाहे गैलप हो चाहे पल्स हो, वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है, मतलब सीटें जीत जाती है वहां पर ज्यादा, तो क्या मुमकिनात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलके वहां पे हुकूमत बनाने का सोचें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो सर्वेज आपकी होती हैं, गैलप हो या कोई और हो, तो उनकी ऑथेंटिसिटी आपको पता है कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि कोई सर्वे इस तरह नहीं होती है कि आप एक पूरे एरिया को ले लें। आप गली कूचे एरियाज में से लोग सेलेक्ट करते हैं, 4 लोग, तो जो एक बात करता है बाकी वो बात करते हैं। तो सर्वेज की हमें जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जो है कम चल रहा है, वोटिंग हो रही है, वोट कास्ट हो रहे हैं और काफी अच्छी तादाद भी बाहर निकली हुई है वोट देने के लिए। तो पहली बात तो ये। सेकेंडली, हम बहुत पूरी उम्मीद है कि ये हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीबी में फॉर्म करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी यहाँ पर गर्मा गर्मी आई, जो एक्टिवेशन हुई, जो माहौल बना, उस माहौल को बनाने का किरदार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, किस तरह से उन्होंने आके आपको एक पूरा कयाम किया, उनको देखकर बाजी को जोश जज्बे आए। पीटीआई की हुकूमत ने जिस तरह से पहले वादे किए थे वो सारी चीजें भूल गई, तो अभी आखिरी एक हफ्ता पहले इलेक्शन से उनको याद आया कि अलग सूबा भी ये बनाना चाहते थे। तो सारी चीजें फेडरल गोज इन द
कैफ ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और शाम तक आई एम श्योर सिचुएशन भी बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हमारी विक्ट्री हो रही है। पर बात यह है कि जीबी की अवाम देख रही है कि खान साहब ने जो 2 साल हमारे मुल्क पे हुकूमत की, जो उन्होंने यूटर्न ही और यूटर्न के कहा कि खानदानी लीडर ही यूटर्न लेता है, तो उनके सामने है गंडापुरी जैसे घटिया आदमी ने जो घटिया बातें कही, जिस तरह से किसी की माँ बेटी के बारे में कमेंट्स बात की, तो शायद उसके अपने घर में बड़ी शर्मिंदा होंगे लोग हमारा कि ये हमारा बेटा है या भाई या वो किस किस्म की घटिया बातें कर रहा है। और ये सोच गंडापुरी की नहीं है, ये जो सोच है ये सोच है इमरान खान की। अगर ये सोच गंडापुरी की घटिया सोच ना होती तो शायद अभी तक खान साहब इसकी वजारत से हटा चुके होते, कोई इस पे एक्शन ले चुके होते। तो ये सारी चीजें अवाम देख रही है, वो देखिए क्या इन लोगों ने डिलीवर किया, क्या इन लोगों ने झूठ बोले इनके आने के बाद। सर सॉरी टू कट यू, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप ये कह रहे हैं कि अवाम देख रहे हैं कि वफाक में पीपीआई ने क्या डिलीवर किया, तो अवाम तो ये भी देख रहे हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या डिलीवर कर रही है। बिल्कुल देख रही है। आज मैं क्या कहूँ या मैं क्या कहता हूँ मैटर नहीं करता। पीटीआई का एमएनए जो कि इनका चीफ विप है नेशनल असेंबली का, उसने आके कैटेगरिकली मीडिया पे कहा कि जो अस्पताल है जो सिंध हुकूमत ने काम किया है, हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया है। और आज सारे सूबे से लोग आके सिंध के अस्पतालों में, गंबट में, कराची में इलाज करा रहे हैं, सीडी में काम कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। देख रहे हैं आज कराची के लोग देख रहे हैं जिस तरह से हमारे अंडर पासेस फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, पहले कभी कराची में नहीं बने। तो सिंध का सूबा ही वाहिद सूबा है जो परफॉर्म कर रहा है। अगर वीट की बात करते हैं टारगेट की, तो हमने टारगेट पूरा किया 3.8 मिलियन मेट्रिक टन का। तो हम वही देख रही है कि पाकिस्तान पूरे में पीटीआई ने क्या डिलीवर किया और सिंध के सूबे में सिंध हुकूमत का। ठीक है, इस हवाले से बिलावल भुट्टो बात कर भी चुके हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो सिंध और लाड़काना बनाने की बात कर चुके हैं। फैसल साहब, अब आपकी जानिब आना चाहूंगा, वही सवाल, क्या अगर मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सीटें 12 ले लेती है या 12 से ज़्यादा सीटें लेती है, लेकिन दूसरी जानिब अगर मिला के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें इतनी हो जाती हैं कि वो हुकूमत बनाने की कंडीशन में आ जाएं, तो ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद कर ले जीबी में? देखिए, मैं ग्राउंड की बात करता हूँ, मैं तो मफरूज़ों की बात इसलिए नहीं कर रहा कि आज वोट डाल रहे हैं लोग और कुछ घंटों के बाद वोटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नताइज आ जाएंगे और उसके बाद लोगों ने जो अपना फैसला किया उसका पता चल जाएगा। बुनियादी फैक्ट्स ये हैं कि अगर पीपल्स पार्टी, जैसे कि तालपुर साहब कह रहे हैं, बिलावल साहब ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, तारीखी कैंपेन चलाई, मेरा ख्याल ये है कि फ्यूचर में वो काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी। अगर वोट दे देती है लोग गिलगित के वोट दे देते हैं पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना लेती है, तो सिनेरियो फर्ज करें होगा क्या, गिलगित में क्या होगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद क्या होगा? सिंध गवर्नमेंट फंड देगी जेबी को, सिंध गवर्नमेंट फंड देगी और जेबी चलेगी, या फिर उनको भी आप जलसे जुलूस में लेकर आ जाएंगे, आप भी हमारे साथ आके खड़े हो, हम पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं, कम विद अस, हम भी आप भी जलसे करें, ये सिनेरियो होगा। या मुस्लिम लीग नून को अगर जेबी के लोग जो हैं वोट दे दें तो मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, मतलब कहां से फंड देगी? मियां साहब अपने जेब से पैसे देंगे, ये चंदा करके पैसे जेबी को चलाएंगे, होगा क्या? या मुजाहिरे करेंगे और फिर वफाक पे वो डालेंगे? तो आपके ख्याल में इतना लिटरेट इलाका, इतने पढ़े लिखे लोग, वो क्यों वोट देंगे किसी ऐसी पार्टी को जो कि हुकूमत में नहीं है? और उन्हें नजर आ रहा है कि मिलिट्री और सिविल क़यादत दोनों एक पेज पर है, कानून साजी के मामलात चीन के साथ करीब जा रहे हैं, सिनेरियो बहुत क्लियर हो गया। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की और वजीर खारजा की, उसने इंडिया को बिल्कुल चौक पे लाके उसकी हंडिया फोड़ दी है। सारी दुनिया के अंदर आज के पेपर्स के अंदर छपा हुआ है इंडिया क्या कर रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में सेक्टेरियन किस तरह का एनवायरनमेंट करता रहा है। इस सारे सिनेरियो के अगर फैक्ट्स देखें, मैं सारे फैक्ट्स कर रहा हूं, मैं किसी परसेप्शन की बात नहीं कर रहा, इस सारे सिनेरियो में इन पढ़े लिखे लोगों के पास एक ही ऑप्शन है। अब आ जाते हैं कि 23 में से कितनी सीटें बाकी पार्टीज ले सकती है। 12 सीटों पर सीएम बन जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि बहुत आसानी से पीटीआई गवर्नमेंट बना लेगी, लेकिन जो बिलावल ने काम किया है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो लोगों के दरमियान बैठे हैं, गप लगाई है, वर्कर से बात की है, टीचर से बात की है, बाजारों में गए, लोगों के घरों में गए, इतनी बड़ी कैंपेन उन्होंने चलाई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी वहां से सीट्स न ले। अब मामला यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिस तरह से अपोजिशन में एक दूसरे के साथ हैं, क्या पीटीआई के मुकाबले में एक साथ हैं? क्या एक दूसरे के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे?
क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालेगी? क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को जहां वो मजबूत है वोट डालेगी? अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। मुश्किल चीज है ये, बहुत मुश्किल चीज है। फैसल साहब, हमने ये भी देखा है कि जैसा कि हम पर्सनल अटैक्स की बात कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन में, तो हम ये भी देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं कर रही थी पर्सनल अटैक्स जिस तरह से पीटीआई और नून लीग की जानिब से किए जा रहे थे। अटैक्स तो हमारी सियासत का हिस्सा बन चुका है और बहुत माजरत के साथ बाज़ औक़ात ऐसे हम गुफ्तगू सुनते हैं जिसका भी हमारे भाई भी गुफ्तगू तालपुर साहब भी कह रहे थे, वो हुकूमत के लोग, वो अपोजिशन के लोग हैं, वुज़रा हों, वो न जाने क्यों इज्जत के साथ गुफ्तगू नहीं करते, तजलील करते हैं, ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जो सियासत में नहीं होने चाहिए, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बढ़ते गए और किसी दूसरे लीडर की, किसी रहनुमा की तजलील करके समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी कोई पॉइंट स्कोरिंग कर ली। मेरा ख्याल ये कि इसको हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए और ऐसे लोग जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं उनकी नफी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आसिफ साहब, आपके सामने यही सवालात रखना चाहूंगा जो कि फैसल साहब ने सामने रखे हैं। क्या समझते हैं अगर बिलफर्ज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना ही लेती है तो उसके बाद फंडिंग के लिए कहां पे जाएंगे? विफाक आपको फंड देगा तो फिर क्या आप मुजाहिरे ही करेंगे, सड़कों पे आएंगे? देखिए उसमें पहली बात तो ये है कि मैं अर्ज करता हूं कि जब ये तो अभी इन्होंने कहा कि हम इसको सूबा बना देंगे, भाई इसका तो ऐलान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया हुआ है और उसी वक्त से उसके इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद दूसरे इलेक्शन हुए, आज तीसरे इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन अगर ये तीसरी दफा उनकी जो कानून साज असम्बली है उसके इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड रिवार्ड होते हैं वो सबको बराबर होते हैं और ये इस तरह नहीं है कि अगर मरकज में किसी और पार्टी की हुकूमत है तो वो दूसरी पार्टी को, या अगर उनकी अपोजिशन पार्टी है, ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रो गई है, हमें वफाक पैसे नहीं दे रहा है। तलपुर साहब चीज सीख के थक गया, मैं वफाक पैसे नहीं दे रहा है। ये मेरी अर्ज सुने, ये हो सकता है, ऐसे मुतालबा किए जा सकते हैं और ऐसा होता भी है, लेकिन ये नहीं है कि आज के जो सियासतदान है वो इतने कमजोर नहीं है। इसीलिए वहां की कानून साज असम्बली बनाई गई है कि वो लोग अपना हक हासिल करें, अपना हक हुक्मरानी ले सकें और अवाम के लिए जो पाकिस्तान के आइन ने जो उनको हकूक दिए हैं वो उनको हासिल करें। ये एक एफर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके जहन में जो मेरे दोस्त अभी फैसल साहब फरमा रहे थे, आज दौर चेंज हो चुका है, वहां के लोग तालीम याफ्ता हैं, लोग ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ दे। हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान की, KPK में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में जो वादे इन्होंने कंटेनर पे बैठ के किए या जो वादे इन्होंने अपनी इलेक्शन 2018 की इलेक्शन कैंपेन में किए, क्या इन्होंने पूरे किए? एक भी वादा ऐसा नहीं है जो इन्होंने पूरा किया हो। इसलिए अवाम इन पे अब एतबार नहीं करेंगे। अवाम आज PTI। ठीक है आसिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपका ही पॉइंट में साइमा साहिबा के सामने रखता हूं। साइमा साहिबा, क्या कहेंगी आप? बहुत से वादे आपसे 2018 के इंतखाबात में किए गए थे विफाक में, उनमें से एक वादा जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से भी था। अभी आसिफ साहब भी बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब को सूबा बनाया नहीं तो गिलगित बल्तिस्तान को कैसे सूबा बनाएंगे आप? देखिए, जनूबी पंजाब की सेक्रेटेरिएट का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर काम भी मुकम्मल हो चुका है और उस पर उसकी इस वक्त जो है आप ये नहीं कह सकते कि वो इस वक्त सूबा बनने नहीं जा रहा है। वो अपने मराहिल में अपनी पूरी प्रोसेस को मुकम्मल करेगा और उसको भी आप अनाउंस करेंगे। इस वक्त फाटा को आप देख लें, हमने अपनी हुकूमत में आने के बाद जिन सूबों में से एक हमने GB का कहा था उसका अनाउंस कर दिया है और वो हमने इसी टाइम पीरियड का हमने उसको जो था वो प्लान किया था कि इलेक्शन से पहले ही करेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल भी करेंगे। बाकी छोटी सी बात आपकी इजाजत से करना चाहूंगा, आपकी इजाजत से, मेरी बहन ने बड़ी बात की है। अर्ज ये है कि इन्होंने वादा किया था कि इलेक्शन के बाद 1 माह के अंदर अंदर जनूबी पंजाब को सूबा बना देंगे। ये बात है, सेक्रेटेरिएट की बात नहीं थी। प्लीज कैरी ऑन। नहीं तो सेक्रेटेरिएट तो जाहिर सी बात है ना, उसकी एक फर्स्ट आपके मराहिल होते हैं, आप उसी के थ्रू आगे जाते हैं और ये बात कहना बिल्कुल नामुनासिब होगी कि उनको बनानी नहीं जा रहे हैं। सूबे के ऊपर पूरा मुकम्मल काम भी मुकम्मल है और सेक्रेटेरिएट के जरिए ही उसको आप आगे बढ़ाएंगे। बाकी रहा
आप जो सिंध की बात कर रहे थे, आप पहले अपनी सिंध की तो बात कर लेना। आपने जो इतने वादे किए, इस वक्त आपकी 30 इयर्स हो गए हैं, आपने 12 साल के बाद ये 13 साल आपका हुकूमत में जा रहा है सिंध के अंदर, आप सिंध को चाहते हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जीपी जो है वो उसको भी आप उसी खंडर में तब्दील कर दें जो आपने कराची और पूरे सिंध को तब्दील कर दिया है। आपने क्या किया वहाँ पे डिलीवर? आप पहले तो ये बताएं। आप उस डिलीवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो साइमा साहिबा, वैसे ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिम साहब आपसे ये सवाल कर रहे थे। तारबुल साहब, आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं साइमा नदीम साहिबा, उन्होंने सवाल किया था। वो सवाल ये था कि आप जो गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की लाने की बात करते हैं, वहाँ पर सूबा बनाने की बात करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको हम एक सिंध बनाएंगे। और सिंध के हवाले से साइमा साहिबा का कहना था कि सिंध में जो हालत है वो तो बहुत ही बुरी है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा साइमा साहिबा को, जरा कराची आए, कराची घूमे, कराची के शहर देखें, रोड रास्ते सर वो बहुत डिसअपॉइंट नहीं हो जाएंगे? इनवाइट करूंगा मैं उनको कि वो आके जरा सरकार और मिट्टी के अस्पताल देखें, जरा उनको पता चले कि क्या तरक्की होती है और कैसे तरक्की की जाती है। मैं मानता हूँ कि पंजाब में एक जमाने में लीड प्रोविंस था हमारा। जब सर आपको याद है ना कि अभी बारिशें हुई थी कराची में, तो कराची के साथ क्या हुआ था जी? कराची में बारिशें हो गई थी और उसके बाद कराची की जो सूरत हाल थी वो पूरी पाकिस्तान ने देखी थी कि क्या सूरत हाल हो गई थी। सर वही अंडरपासेस जिसकी बात आप कर रहे थे वो पानी में भरे हुए थे। जो पाकिस्तान के शहर कराची हिस्ट्री है ना, जो रिकॉर्ड है उस हिस्ट्री का, जब से कराची के शहर का रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ 70 साल से या 60 साल से, तो उसमें पहली ऐसी खतरनाक बारिश हुई है जो कि नेचुरल डिजास्टर था। तो ये तो होना था। हमारी कैंटोनमेंट, हमारा DHA, हमारा कराची का शहर का हर एरिया में अफेक्ट हुआ था। तो ये तो जब भी ऐसी की बारिश में भी आती तो उनका भी असर होती। तो पर आज जो लोग सर चाइना कटिंग, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, यहाँ पर जो बिजली की सूरत हाल है और इतने मसाइल हैं कराची के, सिंध के खास तौर पे जो आप बात कर रहे हैं, अस्पतालों को तो एक साइड पर रखा जाए, इतने मसाइल और हैं। ये बिजली के मसाइल तो हमारे वफाक के पैदा किया गए हैं। वो जो ना अहल वफाकी हुकूमत है, जिन लोगों ने अपने सारी बातें आके झूठी तय कर दी, जिन लोगों ने कहा कि 1 सेंट बढ़ता है डॉलर की करेंसी में तो इतने करोड़ आते हैं प्राइम मिनिस्टर की जेब में। तो आज प्राइम मिनिस्टर की जेब में कितने पैसे हैं? जो कहता था कि उसने खत्म करना से 120 नंबर पे दिया है। तो सर अगर जीबी में आप हुकूमत बना लेते हैं तब वहां पे भी आप इसी तरह की बातें नहीं कर रहे होंगे? वो यही सवाल तो साइमा साहिबा भी कर रही हैं कि जब आप जीबी में हुकूमत बना लेंगे फिर इसी तरह की बातें जो कुछ सिंध में मौजूद हो कि आप कर रहे हैं वो वैसे ही करेंगे। देखें, जब जो लोग कहते थे कि जो एमनेस्टी देता है वो चोर है, जो एमनेस्टी लेता है वो डाकू है, तो एमनेस्टी दी खान साहब ने खुद अपनी बहन को, तो चोर और डाकू कौन हुए? तो वो तो हम इलेक्शन जीत कर भी करेंगे। ठीक है फैसल साहब, आपसे ही मैं मैडम एक आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहूंगा। मैं भी अपनी बहन से एक सवाल करना चाहूंगा कि जो लॉ है ना वो कहता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा जिसमें 20% डेवलपमेंट काम हो गया हो उसको आप क्लोज नहीं कर सकते। आने वाली असेंबली या जो कंटिन्यूटी होगी उसको बाई लॉ कहते हैं वो चालू की जाएगी। लेकिन क्या ये मुझे बता सकते हैं जिनकी PTI की हुकूमत मरकज में भी है, जिनकी हुकूमत पंजाब में भी है, क्या ये मुझे बता सकते हैं एक भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने पंजाब में शुरू किया हो? लेकिन एक भी इन्होंने जो पुराने हमारे प्रोजेक्ट मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर के थे 2013 से 2018 तक के जो इनकम्प्लीट है, क्या उनको इन्होंने कंप्लीट किया है? ठीक है, आपका सवाल है क्या? बस टाइम कम है। साइमा साहिबा जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो जरा बताइएगा आसिफ साहब को। साहिबा ये भी जवाब दे दे साथ में कि जो 94 लाइफ सेविंग ड्रग्स थे, जो हमारा गरीब आदमी अपनी जान बचाने के लिए ड्रग्स लेता था, उनको 250% बढ़ाने का मकसद भी जरा समझा दें, क्योंकि जो खान साहब ने कहा वो तो हमारी समझ से ठीक है। तैमूर साहब आपका सवाल आ गया, साइमा साहिबा जल्दी से जवाब दे दीजिएगा।
देखिए यहाँ पे बात गिलगित बल्तिस्तान की हो रही है, तो हमें टॉपिक भी वही रखना चाहिए कि इस वक्त आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब का जो आपने ऑलरेडी जो पहले निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साइमा साहिबा, आपकी जानिब वापस आना चाहेंगे। आप बात कर रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से ही बात करें, लेकिन यहाँ पे सवाल तो पैदा होता है ना कि गिलगित बल्तिस्तान में आप जो तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं वो कैसे लाएंगे, जब आपकी विफाक में भी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, केपी में गवर्नमेंट है, तो वहां पे आपने कौन कौन से ऐसे तरक्की के काम किए हैं जिनकी आप मिसाल देंगे और वही काम, उसी तरह के काम आप जीबी में करेंगे? देखिए, हमने इस वक्त सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कही कि हमने सबसे बड़ा जो मेन हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमने अपने डैम्स जो हैं वो इनिशिएट किए हैं, और उन डैम्स के अलावा हमारे जो DI खान वगैरह में हमारे जो रोड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से बोल न्यूज पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।